अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTR लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और वो तमाम लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं उन्हें खुश आमदीद। तो जनाब, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को जो है विज़िट करें। आपको वहाँ पर ढेर सारे कंप्लीट नावल मिल जाएंगे, उन्हें सुनिए और जो भी पसंद आता है तो नावल के हवाले से अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निगहत डायरी, वहाँ पर भी आपको मुकम्मल नावल्स बहुत सारे मिलेंगे प्लेलिस्ट की सूरत में, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। और पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया। पढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 17। अगले रोज़ समिया रुखसत होकर चली गई तो कुछ देर रुखसती के बाद की फ़िज़ा कायम रही, यानी महसूस की जाने वाली उदासी थी। ख्वाह कितने लोगों फिर भी पता चल जाता है कि कोई एक चला गया है। ऐसे ही सारी अफरा तफरी अचानक थम गई थी। शाम में कपड़े बदलने के लिए जितना शोर और जोश था, अब उतनी ही खामोशी और काहिली। मदिया ने कपड़े तो बदल लिए, लेकिन उतारे हुए कपड़ों को तय करके सूटकेस में रखने का काम सबाहत के सर डाल दिया और उसके एहतजाज से पहले ही कमरे से निकल कर आई तो आगे सीमा भाभी ने चाय की ट्रे उसे थमा दी। बेटा, ये अपने मामू के कमरे में दे आओ और देखना कब कम हो तो आकर और ले जाना। जी अच्छा। वो ट्रे लिए शकील भाई के कमरे में आ गई और आसिया के सामने टेबल पर ट्रे रखकर पूछने लगी, मामा और कब चाहिए? चाय दोगी? सबको तो पता चलेगा। आसिया कहकर बड़े भैया की तरफ मतवज्जा हो गई। पहले भी वो उन्हीं की बात सुन रही थी। पता नहीं क्या मौजू था और वो जितना काम से भाग रही थी उतनी फंस गई थी। एक एक कप में चाय डालकर बारी बारी सबको थमाई गई। आखिर में नबील और अशर रह गए और थर्मास खाली हो गया तो वो अशर को देखकर बोली, आप तो चाय नहीं पियेंगे ना? तुम ना पिलाना चाहो तो और बात है, अशर ने कहा। साथ ही उसे चाय लाने का इशारा भी किया तो वो उसे घूरती हुई थर्मास लेकर किचन में आ गई। मामी जी, कप तो कम नहीं हुए, चाय कम हो गई है और आप किसी और को भेज दें क्योंकि मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। वह थर्मास सीमा भाभी को थमाकर फ़ौरन किचन से निकलकर कमरे में आ गई, जहां सबाहत और समरा सर जोड़े जाने क्या बातें कर रही थी। दूसरी तरफ रूबी, मरियम और रिजा के साथ मसरूफ़ थी। उमर और उमैर भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन सब की तरफ उनकी पुश्त थी और खिड़की से बाहर झांकते हुए पता नहीं किस चीज़ पर तबसरा कर रहे थे। उधर टीवी भी ऑन था और गालबन सब टीवी देख रहे थे, लेकिन दरमियान में खबरें आ जाने के बाइस सबकी तवज्जो उससे हट गई थी। इस बेचारे को नहीं सुनना तो बंद ही कर दो, वो कहती हुई टीवी बंद करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ी थी कि रूबी चीख पड़ी, नहीं मधु, बंद नहीं करना, अभी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आएगा। कोई ख़ास प्रोग्राम आ रहा था क्या? उसने पूछा, लेकिन रूबी फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। तो वो कंधे उचकाकर अपने बैठने के लिए जगह देखने लगी। शाह सिकंदर के नाम पर उसकी नज़रें फ़ौरन टीवी स्क्रीन पर जा ठहरी। किसी सेमिनार की झलकियाँ थी और अब ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ही खबरनामे में कहीं शाह सिकंदर की झलक नज़र आ जाती थी, जिसे वो और सबाहत अगर अकेली होती तो शौक़ से देखती थी और सबकी मौजूदगी में कसदन अनजान बन जाती। इस वक्त सब मौजूद तो थे, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी मतवज्जा नहीं था, इसलिए वो सुनने के साथ देखने भी लगी थी। फिर जैसे ही मंजर बदला, वो कमरे से निकलते हुए सोचने लगी, शाह सिकंदर यहीं इस्लामाबाद में मौजूद हैं। क्या बात है, तुम अभी सोई नहीं? शकील भाई के कमरे से निकलते हुए आसिया ने उसे देखकर कहा तो वह वाल क्लाक की तरफ इशारा करके बोली, अभी 11:15 हुए हैं मम्मा, और मैं अकेली तो नहीं जाग रही, अंदर सब टीवी देख रहे हैं। थकते नहीं हो तुम लोग? आसिया सर झटक कर आगे बढ़ गई तो वो यूं ही टहलती हुई ग्लास वाल के करीब आ खड़ी हुई और बाहर लान में जलते नन्हे नन्हे रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों को देखने लगी। शादी का हंगामा सर्द पड़ते ही जाने कैसे उनकी रोशनी भी मांद पड़ गई थी। सबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नबील की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा तो वो एक लहजा को ठिठके फिर मुस्कुराकर बोले, सॉरी मधु, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? और बाकी सब लोग सो गए क्या? नहीं, टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा है, शायद वही देख रहे हैं। वो जवाब देकर दोबारा रुख मोड़ गई तो कदरे तवक्कुफ से नबील उसके करीब आकर पूछने लगे, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? हाँ, अपने आप से। अब खुदारा मतलब मत पूछने खड़े हो जाइएगा। उसके लहजे में अचानक तनफ़्फ़ुर सिमट आया था, जिसे महसूस करके नबील खामोश हो गए, क्योंकि जानते थे कि वो बहुत जल्दी ज़ब्त का दामन छोड़कर चीखने लगती है। नबील भाई। कुछ देर बाद उसने खुद ही उन्हें पुकारा, एक बात मानेंगे? नबील बगौर उसे देख रहे थे। सोचते हुए अंदाज में हों की आवाज़ निकाली तो वो उनकी तरफ मतवज्जा होकर बोली, वादा करें टालेंगे नहीं। नबील फ़ौरन कुछ नहीं कह सके, क्योंकि उन्हें हैरत हो रही थी कि उसने कभी इस तरह उनके साथ राजदाराना अंदाज में बातें नहीं की थी।
ना कभी अपना कोई मसला बताया था। मेरी जगह अगर सबा होती तो आप फ़ौरन उससे वादा कर लेते। मेरी बात क्यों मानने लगे आप? वो उनकी खामोशी से मायूस होकर बोली, नहीं, मैं तुमसे भी वादा कर रहा हूँ, बताओ क्या बात है? नबील ने चौंक कर फ़ौरन कहा तो उसने पहले इधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आवाज़ में जल्दी जल्दी बोलने लगी थी। मैं शाह सिकंदर से मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलें। वो यहीं इस्लामाबाद में है, मैंने अभी न्यूज़ में उन्हें देखा है। नबील ने कुछ घबरा कर इधर उधर देखा था। ये लड़की उनकी समझ में नहीं आई थी, ना जगह देखती थी ना मौका। बस जब जिस वक्त जो बात दिमाग में समा जाए उसे समझाना भी बहुत मुश्किल था। वो हकीकतन अंदर से बहुत परेशान हो गए थे। वो मुश्किल खुद पर काबू पाकर कहने लगे, देखो शाह सिकंदर कोई आम शख्स नहीं है। उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और यहाँ इस्लामाबाद में उनका मुस्तकिल क़याम नहीं है। किसी तकरीब में आए होंगे और ज़रूरी नहीं कि अब तक यहीं मौजूद हों। उनकी सुबह कहीं होती है, शाम कहीं, इतना तो तुम भी जानती होगी। मैं जानती थी आप इसी तरह मुझे टालेंगे, वो नाराज़गी से बोली। नहीं मधु, तुम समझने की कोशिश करो और मेरा यकीन करो। मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो कराची जाकर मैं अपनी सी हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि किसी तरह तुम्हें उनसे मिलवा सकूँ। बस इस वक्त तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। नबील के मजबूत लहजे पर वो कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर जैसे एहसान करते हुए बोली, ठीक है, मैं आपका यकीन कर रही हूँ, लेकिन अगर आपने कराची जाकर मुझे चक्कर देने की कोशिश की तो तौबा करो, तुम्हें कौन चक्कर दे सकता है। नबील ने फ़ौरन कान को हाथ लगाया, फिर उसे सोने की ताकीद करते हुए आगे बढ़ गए, तो वह बजाय उसकी बात पर अमल करने के फिर ग्लास वाल से बाहर देखने लगी। असल में अहमद के ख़त का एक एक लफ्ज़ उसके दिल में तराजू हो गया था, और बहुत कोशिश के बाद बस कुछ देर को ही वो अपना ध्यान हटा पाती। उसके बाद फिर उसे ही सोचने लगती। तौहीन का एहसास उसके दिल में तराजू हो गया था। ये उसके अपने एहसासात थे, अपनी सोच थी, और लाशऊरी तौर पर वो फ़रार भी ढूंढ रही थी। फिर अगले रोज़ समिया के वलीमे से फारिग होते ही उसने वापसी की रट लगा दी। हालांकि सीमा भाभी के बहुत इसरार पर आसिया मज़ीद 2-3 रोज़ क़याम पर आमादा हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी ज़िद से बाज नहीं आई और मनवा कर रही थी। इस्लामाबाद से आने के चौथे रोज़ सबाहत को फ़ोन करने का मौका मिला था। मदिया सोनिया के साथ उसकी किसी दोस्त के यहाँ गई हुई थी, और नबील अभी निकले थे। उनके जाने के कुछ देर बाद आकर अली जहांगीर का नंबर डायल करने लगी। दिल ही दिल में शुक्र करते हुए बोली, कैसे हैं आप? सबाहत, वो खुशगवार से एहसास में घिर कर बोला, आप कैसी हैं? और ये आपने इतने दिन लगा दिए? नहीं, आ तो मैं 3-4 रोज़ पहले ही गई थी, लेकिन खैर छोड़ें, ये बताएं आपकी सिस्टर कैसी हैं? वो फ़ौरन बात बदल गई, बिल्कुल ठीक, और आपसे मिलना चाहती है। इस सिलसिले में बताएं क्या करूं? उसे सीधा आपके घर ले आऊं या? उफ़ नहीं, वो घबराकर फ़ौरन बोली थी, घर आने की बात नहीं करें प्लीज़। आपकी सिस्टर अगर मेरी क्लास फेलो होती तब तो बात बन सकती थी। फिर बात कैसे बनेगी? मैंने अपनी वालदा और बहन को दुबई से बुलाया ही इसी मकसद के लिए है कि ये सिलसिला आगे बढ़े, और मेरी वालदा तो सुबह शाम मुझे टोकती हैं कि मैं कब उन्हें आपके घर लेकर जाऊंगा। अली जहांगीर ने संजीदगी से कहा तो वो मज़ीद परेशान हो गई, और समझ में नहीं आया क्या कहे। कदरे तवक्कुफ़ से वो पुकार कर पूछने लगा, हेलो सबाहत, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, वो आजिज़ी से बोली। क्या पता नहीं? जो कुछ आप कह रहे हैं, आपकी वालदा और बहन इस तरह कैसे आ सकती हैं? मेरा मतलब बगैर किसी जान पहचान के। मम्मा तो फ़ौरन मुझसे पूछेंगी, तब बताएं मैं क्या कहूँगी उनसे। उसने अभी इस नहज पर सोचा भी नहीं था जब ही इतना परेशान हो गई थी। आप इतना डर क्यों रही हैं? प्रपोज़ल आना कोई अनहोनी बात तो नहीं है, कोई आ भी सकता है, या आपकी मम्मा ने इस पर पाबंदी लगा रखी है? अली जहांगीर ने धीरे से कहा। पता नहीं, वो जज्बत सी हो गई थी, लहजा भी रूठा हुआ था। अरे आप तो बुरा मान गई। चले जाने दे, मैं खुद ही कोई ऐसी राह निकालूंगा जिसमें आपकी मम्मा आपसे ना पूछें, ओके? अली जहांगीर ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे इत्मीनान दिलाया। फिर कहने लगा, अब आप मेरी एक बात मान लें, अगर कोई मुश्किल ना हो तो कल लाइब्रेरी आ जाए, ठीक 5 बजे मैं वहीं मिलूँगा। और ठीक 5 बजे अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो समझ लीजिएगा कि बहुत चाहने और बहुत कोशिश के बावजूद नहीं आ सकी। और जाने कैसे कुछ तरंग में कह गई, फिर फ़ौरन क्रेडल पर हाथ भी रख दिया। उसके बाद रिसीवर रखते हुए वो अपने आप मुस्कुराई। अगले रोज़ कॉलेज से आते ही उसे शाम की फ़िक्र हो गई थी। गो के लाइब्रेरी के नाम पर सोबिया फ़ौरन साथ चलने को तैयार हो जाती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में वो अली जहांगीर से बात नहीं कर सकती थी। जबकि उमर उसे लाइब्रेरी तक छोड़कर चला जाता, फिर घंटे पर बात लेने पहुंच जाता था। इसलिए उसने खाने के बाद कुछ देर आराम किया, फिर नीचे चली आई ताकि किसी तरह उमर को तैयार कर सके। सुनो, तुम ट्यूशन पढ़ाने किस वक्त जाते हो? उसने उमर के रैक में झांकते हुए सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन वो भी एक काइयाँ था। फ़ौरन बोला, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा।
क्या मतलब? मैंने कहाँ जाने की बात की है? वो रैक छोड़कर उसकी तरफ घूमी तो वो हंस दिया था। सब समझता हूँ मैं। इस वक्त सोना छोड़ के मेरे पास आने का मतलब ही यही कि तुम्हें कहीं जाना होगा। तो तुम नहीं ले जाओगे? उसने इस अंदाज से कहा जैसे सोच लो तुम्हें भी काम पड़ेंगे। जाना कहाँ है? उमर ने भी समझकर फ़ौरन हथियार डाल दिए, क्योंकि ज़रूरत के वक्त वही उसके काम आती थी। पहले बताओ ले जाओगे या नहीं? यार एक तो तुम। वो उठकर बैठ गया। ले जाऊंगा, उफक के उस पार कहोगी तो वहाँ भी ले जाऊंगा। बस तो जाते हुए मुझे पुकार लेना। कितने बजे जाओगे? वो खुश होकर बोली। 4:30। और ऐसा करता हूँ मैं 1 घंटा सो लेता हूँ, तुम आकर मुझे उठा देना। और ये ज़रा पर्दे बराबर कर दो। उमर दोबारा लेट गया। अच्छी बात है। वो पर्दे बराबर करके उसके कमरे से निकल आई। आसिया सो रही थी, इसलिए उसने नबील को उमर के साथ लाइब्रेरी जाने का बता दिया और ठीक 4:30 बजे उमर के साथ निकली थी। 10 मिनट का रास्ता था। यूं अपने तई वो अली जहांगीर से पहले पहुंच गई थी, लेकिन उसे मौजूद देखकर उसने बेइख्तियार अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो वो मुस्कुराकर बोला, 5 बजने में 17 मिनट। जी। कलाई नीचे गिराकर वो भी ज़रा सा मुस्कुराई, फिर एक अलमारी की तरफ इशारा करके उस तरफ बढ़ना चाहती थी कि अली जहांगीर के अकब से निकलकर एक लड़की उसके सामने आ गई। ये मेरी सिस्टर राबिया है। अली जहांगीर ने तारुफ कराया तो वो कुछ नर्वस सी हो गई, इसलिए फ़ौरन कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी, ना सलाम ना हाथ बढ़ाया। शायद आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत खुश हुई हूँ, राबिया ने उसके खामोशी से देखने पर कदरे जताकर कहा। शुक्रिया। वो मुश्किल संभल कर बस इसी कदर कह सकी। चलें कहीं और चलते हैं, यहाँ तो। राबिया ने अतराफ़ में देखकर लोगों के डिस्टर्ब होने का इशारा किया। नहीं, मैं और कहीं नहीं जा सकती, मेरा भाई मुझे यहीं लेने आएगा। उसने कहकर अली जहांगीर को देखा तो वो समझकर राबिया को टोकते हुए बोला, राबिया मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये अकेली कहीं नहीं जाती। हमारे साथ अकेली कहाँ होंगी? क्यों सबाहत? राबिया ने उसे मुखातिब किया तो वो अंदर ही अंदर जज्बस होकर बोली, आप समझी नहीं। असल में मुझे लाइब्रेरी के अलावा और कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ तक भी मैं भाई के साथ आती हूँ। चलो तुम वहाँ जाकर बैठो। अली जहांगीर ने उकताकर राबिया को टेबल की तरफ धकेल दिया, फिर उसे देखकर बोला, आप इसकी बातों को माइंड नहीं कीजिएगा। आपको बताना चाहिए था कि आपकी सिस्टर भी साथ होंगी। वो उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ती हुई बोली, कल तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, बस अभी आते हुए सोचा इसे आपसे मिलवा ही दूँ। बहुत तंग कर रही थी, अगर आपको उसका आना अच्छा नहीं लगा तो। नहीं, ये बात नहीं है। वो फ़ौरन बोल पड़ी, बस मैं अचानक किसी बात को फेस नहीं कर सकती। चले, आइंदा ख्याल रखूँगा। थैंक यू। वो दूसरी रो में मुड़कर रैक देखने लगी और फिर जिस किताब की तरफ हाथ बढ़ाया वो उससे पहले ही अली जहांगीर ने खींच ली और खोलकर ऊपर से नीचे तक पूरे सफ़े पर नज़र डाली। फिर धीमी आवाज़ में पढ़ते हुए उसके चेहरे पर मबहम सी मुस्कुराहट थी। कभी यूं मिलें कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में ज़रा ना हो, मुझे अपनी कोई ख़बर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो। कभी धूप दे कभी बदलियाँ, दिलो जान से दोनों कबूल हों, मगर इस महल में न कैद कर जहाँ ज़िंदगी की हवा ना हो। तेरे इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, यूं दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। उमर फिर अहमर का ख़त लहराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। मदिया ने देखते ही समझ लिया कि पहले वो चाय का मुतालबा करेगा, उसके बाद भी बहुत आजिज़ करके ख़त उसे देगा, इसलिए पहले ही बोल पड़ी, सुनो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, मैं चाहे तो क्या तुम्हें पानी भी नहीं पिलाऊंगी, बेशक ख़त अपने पास रखो। यानी तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं? उमर खजल सा हो गया। बिल्कुल नहीं, वह इत्मीनान से बोली। ये सरासर ज्यादती है, मधु के बड़े भाई तो तुम्हें इतना मानते हैं और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। उमर ने एहतजाज किया। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोली, ख़त देना है तो दो, वरना जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। मैं कोई बहस नहीं कर रहा, बस इतना बता दो कि महज चाय पिलाने के डर से तुम ऐसा कह रही हो या वाकई तुम्हें ख़त से दिलचस्पी नहीं? उमर एकदम संजीदा हो गया था। तुम जो भी समझ लो, उसने लापरवाही से कहकर अलमारी खोल ली और ख़ुद को मसरूफ़ जाहिर करने लगी। मैं क्यों समझ लूँ? समझने वाले तुम्हें ना समझे। उमर ख़त उसकी तरफ फेंक कर कमरे से निकल गया तो उसने फ़ौरन अलमारी बंद करके अपने पैरों के पास से लिफाफा उठा लिया, फिर भागकर उमर को पीछे से पुकारा, सुनो उमर। उमर ने पलट कर देखा तो उसी के अंदाज में लिफाफा लहराकर हंसती हुई बोली, थैंक यू। उमर मुंह पर हाथ फेरता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया तो उसने दोबारा कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और लिफाफे को उलट पलट कर देखने लगी, जैसे खोलना भी चाहती हो और नहीं भी, क्योंकि गुज़िश्ता ख़त से वो अभी तक तपी हुई थी और अब पता नहीं अहमद ने क्या लिखा था। मुतजस्सिस होने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खोल कर पढ़े, शायद इसलिए कि उसने हमेशा खुद को तस्लीम करवाया था और अब अपनी ज़ात की ज़रा सी नफ़ी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
कितनी देर तक सोचने और इधर से उधर टहलने के बाद उसने लिफाफा चाक किया था। पहले मैंने तुम्हारे जवाब का इंतज़ार किया मधु, लेकिन फिर तुम्हारी बात याद आई कि तुम्हें एक ख़त लिखने में कितना अरसा लगेगा। वैसे मैंने कोई जवाब तलब बात लिखी भी नहीं थी, बस अपनी कैफियत बयान कर डाली, जिन्हें पढ़कर पता नहीं तुम्हारी क्या कैफियत हुई। तुमने मेरा मजाक उड़ाया या मुझ पर गुस्सा आया, ये ज़रूर लिखना ताकि आइंदा मैं मोहतात हो जाऊँ। और हाँ, सोबिया ने मुझे समिया की शादी की तस्वीरें भेजी हैं। उनमें तुम्हारी 2 तस्वीरें हैं, दोनों में सबा और तुम साथ साथ हो। और मैं तुमसे ये कहूँगा मधु कि तुम मसनूई के बजाय चाहे सबा का असली तिल नोच कर अपने चेहरे पर सजा लो, फिर भी सबा नहीं बन सकती। आइंदा ऐसी कोशिश नहीं करना। और अगर तुम्हें सबा बनने का इतना ही शौक़ है तो माई फुट, मैं क्यों सबा जैसी बनने लगी? मीसनी जी हजूरी करने वाली, मुझे कोई शौक़ नहीं है। उसने बेहद तिल मिलाकर ख़त फाड़ डाला और कितनी देर अपने आप खोलती रही, फिर अपने आप नॉर्मल भी हो गई और ख़त के टुकड़े देखकर पहले हैरान फिर परेशान से होकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ सबाहत की आवाज़ आई। वो तशवीश से पूछ रही थी, मधु दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है? उसने जल्दी से सारे टुकड़े इकट्ठे करके लिफाफे में डाले और लिफाफा अलमारी में छुपाने के बाद दरवाज़ा खोलते हुए बोली, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन, सबाहत अंदर आते हुए बोली। जानती हो मेरे दुश्मन कौन है? उसने कदरे शौक़ी से देखा तो सबाहत चीख पड़ी, खबरदार जो इस घर के किसी फर्द का नाम लिया तो। वो हंसती हुई बेड पर जा गिरी, फिर कोहनी खड़ी करके हथेली पर सर टिकाती हुई सबाहत को मतवज्जा करके पूछने लगी, सुना कभी तुमने ये ख्वाहिश की है कि तुम मेरे जैसी होती, यानी तुम्हारी सोचें, तुम्हारी आदत सब मुझसे मिलती? सबाहत ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया तो वह एकदम बिफर कर उठ बैठी। मुझे भी ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं मदिया की बजाय सबाहत नज़र आऊँ और तुम्हारी तरह हर एक की खुशी नाखुशी की परवाह करती फिरूँ। तो तुमसे किसने कहा है ऐसा करने को? सबाहत ने उलझ कर पूछा। किसी ने नहीं, लेकिन चाहते सब यही हैं, मैं जानती हूँ। कोई नहीं, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पता नहीं क्यों अपने आप सबसे शाकी हो जाती हो, हालांकि सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी भी नीचे तुम्हारा जिक्र हो रहा था। पता है मामी जी क्या कह रही थी कि उमर के लिए भी वो तुम्हारे जैसी लड़की ढूंढेंगी। सबाहत के सीधे साधे अंदाज पर वो मजीद चिढ़कर बोली, तुम इसे मेरी तारीफ़ समझ रही हो? तारीफ़ ही कर रही थी मामी जी कि मुझे मधु जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। हाँ, उसने नखुवत से सर झटका तो सबाहत कुछ देर उसे देखती रही, फिर पूछने लगी, वैसे इस वक्त तुम्हें किस बात का गुस्सा है? नीचे तो तुम गई नहीं, फिर नबील भाई ने कुछ कहा है? नबील भाई होते कहाँ हैं आजकल, मुझे तो बस खाने पर ही नज़र आते हैं, उसने कहा। फिर कुछ सोचती हुई बोली, अब समझी, मुझसे कतरा रहे हैं नबील भाई। क्यों, तुमसे क्यों कतराएंगे? सबाहत को उसका पल पल बदलता मूड समझ में आ रहा था और ना ही उसकी बातें। बस है एक बात, तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मैं आज नबील भाई से निमट लूँ। वो पहले सबाहत को देखकर बोली, फिर अपने आप जाने क्या बड़बड़ाने लगी थी। अली जहांगीर बहुत खामोशी से राबिया की बातें सुन रहा था जो वो सबाहत के बारे में अपनी माँ से कह रही थी। है तो प्यारी, लेकिन कुछ मगरूर सी लगती है, या फिर मेरे सामने पोज कर रही थी। ज़्यादा बात ही नहीं की और भाई ने भी मुझे टोक कर एक तरफ बिठा दिया था, वरना मैं उससे उसकी माँ की आदत और मिजाज का ज़रूर पता चला लेती। क्यों, उसकी वालदा के मिजाज से तुम्हें क्या लेना देना? अली जहांगीर ने मुदाखलत करते हुए कहा तो राबिया से पहले आरफा बेगम बोल पड़ी। क्यों नहीं है, पहले तो हमारा उससे वास्ता पड़ना है। बकौल बाबा जान के बड़ी चालाक औरत है, और तुम्हारे अब्बा का कहना है कि बस पढ़ी लिखी समझदार है, जैसे शहर की दूसरी औरतें नज़र आती हैं, और उसके घर वाले भी आम से हैं। आरफा बेगम कुछ नागवारी से कह रही थी कि फ़ोन की बेल पर खामोश हो गई। अली जहांगीर ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ बाबा जान थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जी, अब्बा का फ़ोन आया था, उन्होंने अम्मी को सारी बात समझा दी है। मैं बस अभी ले जा रहा हूँ अम्मी और राबिया को भी। जी जी, खुदा हाफिज़। उसने रिसीवर रखकर घड़ी पर नज़र डाली, फिर उठते हुए बोला, चले अम्मी, डॉक्टर आसिया आ चुकी होंगी। आरफा बेगम अपनी चादर संभालती हुई उठ खड़ी हुई, फिर राबिया के साथ आगे बढ़ी थी। कुछ देर बाद अली जहांगीर की गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई आसिया के क्लिनिक के गेट पर रुकी थी। तुम यहीं रुक कर इंतज़ार करोगे या? आरफा बेगम ने उतरते हुए अली जहांगीर से पूछा। अब पता नहीं आपको कितनी देर लगे, अगर जल्दी फारिग हो गई तब। अली जहांगीर खुद नहीं समझ पाया कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर तुम यहीं रुको। आरफा बेगम खुद इंतज़ार की जहमत से बचने के लिए उसे इंतज़ार में छोड़कर राबिया के साथ गेट में दाखिल हुई, फिर बरामदे से आगे राहदारी, उसके बाद काउंटर से नंबर लेकर एक सोफ़े में इत्मीनान से धंस कर बैठ गईं और बहुत तीखी नज़रों से हर तरफ का जायज़ा लेने लगी। जबकि राबिया अचानक मुश्ताक हो गई थी, उसके अंदर एक तजस्सुस सा जाग उठा था। ग्लास वाल से अंदर आसिया को देखकर फ़ौरन आरफा बेगम का बाजू हिलाकर सरगोशी में बोली, अम्मी वो देखें डॉक्टर।
क्या यही सिकंदर चाचा की? चुप। आरफा बेगम ने बुरी तरह उसे घूरा तो वो मुंह बसोर कर बोली, वो कौन सा सुन रही हैं? सुन भी सकती है, और तुम अगर चुप नहीं बैठ सकती तो जाओ भाई के पास। आरफा बेगम ने उसे मजीद डांट भी दिया, जिस पर वो खासी नाराज सी होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। और काफ़ी देर बाद उनकी बारी आई थी। आरफा बेगम ने अपने कदरे भारी वजूद के साथ खड़ी हुई और फिर पहले राबिया को आगे करके उसके पीछे आसिया के कमरे में दाखिल हुई। आसिया ने अपने पेशा वराना अंदाज में दोनों माँ बेटी को देखते हुए राबिया को सलाम का जवाब सर के इशारे से दिया। साथ ही हाथ से बैठने का इशारा भी किया तो राबिया उसके करीब बैठकर आरफा बेगम को यूं देखने लगी जैसे उसकी बीमारी के बारे में वही बताएंगी। जी। आसिया भी आरफा बेगम की तरफ मतवज्जा हो गई। ये मेरी बेटी है, कुछ खाती पीती नहीं है, देखें कितनी कमज़ोर हो रही है। आरफा बेगम ने खासी तशवीश के साथ कहा तो आसिया राबिया को देखकर ज़रा सा मुस्कुराई, फिर उसकी कलाई थामकर अपने मखसूस अंदाज में पूछने लगी, क्यों नाश्ता क्यों नहीं करती? आसिया के नरम लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया। इसलिए कि मैं उठती ही 12 बजे हूँ, उस वक्त अगर नाश्ता करूँगी तो दोपहर का खाना रह जाएगा। बस अम्मी को ये फ़िक्र होगी कि मैं खाना नहीं खाती। तो आपकी ये रूटीन क्यों है, पढ़ती नहीं हो? पढ़ लिया इसने, बीए का इम्तिहान दिया और अब तो इसकी शादी करेंगे। राबिया की बजाय आरफा बेगम ने जवाब दिया तो आसिया उनकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगी, नो प्रॉब्लम, इसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जहाँ पढ़ाई ख़त्म हुई अपनी रूटीन ख़राब कर लेते हैं। आप इसे देर तक सोने से बाज रखें, फिर ये खुद ही सब खाए पिएगी। और बेटा आप खुद समझदार हो, आपको अपनी अम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। आसिया ने आखिर में राबिया को देखा तो वो उठती हुई बोली, अम्मी तो बस यूं ही परेशान हो जाती हैं। क्या करूं, माँ जो हूँ। आरफा बेगम उठकर राबिया की जगह पर आ बैठी और अपनी तकलीफ़ बताने लगी। मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है, ख़ास तौर से एड़ियों में। आसिया ने पूरी तवज्जो से उनकी तकालीफ सुनी, फिर पेन उठाकर मेडिसिन लिखने से पहले पूछा, नाम? बेगम आरफा जहांगीर। आरफा बेगम के लहजे में जाने कैसा तफाखर सिमट आया था। बेगम आरफा। आसिया के जहन में झमाका सा हुआ था। चलता हुआ कलम रुक गया और बेइख्तियार उन्हें देखकर पूछा था, आप शाहपुर से आई हैं? शाहपुर? ये कहाँ? यहीं कराची में है? आरफा बेगम ने इंतहाई मासूम बनकर पूछा। आसिया फ़ौरन जवाब नहीं दे सकी तो कदरे तवक्कुफ़ से आरफा बेगम खुद ही कहने लगी, हम तो यहाँ क्लिफ्टन रोड पर रहते हैं, वो भी अभी 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए। इससे पहले दुबई में थे, मेरे मियाँ अभी भी वहीं हैं। अब सालों से वहाँ जमे हुए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आ सकते ना। मैं अपने बेटे और इस बेटी की वजह से आ गई हूँ। इसकी मंगनी यहाँ चचा के घर में की हुई है और बेटे के लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह दोनों की साथ शादी कर दूँगी। आसिया बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उनकी बातें सुनने लगी थी। जब वो खामोश हुई तो यूं ही सर हिलाकर पैड पर मेडिसिन लिखने लगी, फिर सफ़ा फाड़कर उन्हें थमाकर बोली, आप ये मेडिसिन 1 हफ़्ते इस्तेमाल करें, उसके बाद मेरे पास आइएगा। अगर ज़रूरत हुई तो मैं और लिख दूँगी। मैंने दुबई में बहुत इलाज कराया, जहाँ दवा इस्तेमाल करती रही दर्द में कमी होती और जहाँ दवा छोड़ी फिर वहीं तकलीफ़। आखिर कहाँ तक दवा खाऊंगी, तंग आ गई हूँ। आरफा बेगम ने कहा, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आसिया ने कहकर बेल का बटन पुश किया तो राबिया अगले मरीज़ की आमद का इशारा समझकर उठ खड़ी हुई और माँ को भी उठने का इशारा किया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं फिर 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। आरफा बेगम उठते हुए बोली और आसिया की मतवज्जा ना होने पर नाक सुकेड़ती हुई राबिया के साथ बाहर आ गईं। अली जहांगीर गाड़ी के साथ टेक लगाए इत्मीनान से खड़ा था। उन्हें आते देखकर भी उसने किसी उजलत का मुजाहरा नहीं किया तो राबिया ने खुद ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पहले आरफा बेगम को बिठाया, फिर दूसरी तरफ से आकर अपने लिए फ्रंट डोर खोलते हुए बोली, भाई के यहीं डेरा डालने का इरादा है? अली जहांगीर ने चौंक कर उसे देखा, फिर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और बहुत मुतजस्सिस होने के बावजूद खुद को फ़ौरन कुछ पूछने से बाज रखकर गाड़ी स्टार्ट करते ही स्पीड से मेन रोड पर ले आया कि अकब से आरफा बेगम अपने आप बोलने लगी, तो ये कैसी चालाक औरत है, बाबा जान ने बिल्कुल ठीक कहा था। वो तो शुक्र है मैं पहले से तैयार थी, वरना यही मामला ख़त्म हो जाता है ना राबिया? राबिया ज़ोर शोर से इस बात में गर्दन हिलाने लगी। क्या हुआ था? अली जहांगीर अब रह नहीं सका। स्पीड आहिस्ता करके मिरर में आरफा बेगम को देखकर पूछा तो वो कहने लगी, बहुत तेज़ औरत है। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया पूछने लगी, शाहपुर से आई हैं? बताओ भला, 2-4 दिनों की बात तो नहीं है, सालों गुजर गए। सिकंदर ने भी कभी उसके सामने मेरा जिक्र किया होगा तो नाम नहीं लिया होगा मेरा, और जहांगीर भी एक सिर्फ तुम्हारे बाप का नाम तो नहीं है, फिर भी वो ठिठक गई थी। और आपने क्या कहा? अली जहांगीर ने बेसब्री का मुजाहरा किया। अरे भाई, अम्मी ने तो कमाल कर दिया। राबिया फ़ौरन बोल पड़ी। खासा पुरजोश अंदाज था। हालांकि मैं घबरा गई थी, लेकिन अम्मी ने इतने सुकून से जवाब दिया कि डॉक्टर आसिया तो क्या, उसका
अली जहांगीर ने तनबीही नज़रों से राबिया को देखा, जिससे वो एकदम खामोश हो गई। 1 हफ्ते बाद बुलाया है, अब देखो कितने अरसे में बात बनती है। उधर बाबा जान इतने बेसब्रे हो रहे हैं, जल्दी में मामला ख़राब हो सकता है, ये बात तुम बाबा जान को समझा देना। आरफा बेगम कहकर शीशे से बाहर देखने लगी। अली जहांगीर ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। सबाहत घुटनों पर खुशबू खोले बड़े इन्हमाक से उस पर झुकी हुई थी। अपनी रुसवाई तेरे नाम का चर्चा देखूं, एक ज़रा शेर कहूं और क्या क्या देखूं। नींद आ जाए तो क्या महफिलें बरपा देखूं, आँख खुल जाए तो क्या तन्हाई का सहरा देखूं। तू मेरा कुछ नहीं लगता है मगर जाने हयात, जाने क्यों तेरे लिए दिल को धड़कता देखूं। बंद करके मेरी आंखें वो शरारत से हंसे, बूझे जाने का मैं हर रोज़ तमाशा देखूं। नबील की आमद खामोशी से हो ही नहीं सकती थी। स्टिक की आवाज़, उसके बाद वो कुर्सी खींच कर बैठे, लेकिन वो इतनी मुनहमिक थी कि उस स्टिक की आवाज़ पर चौंकी न कुर्सी घसीटे जाने पर। नबील उसे मतवज्जा करने लगे थे कि फिर किसी ख्याल से रुक गए और बहुत खामोशी से उसके झुके हुए सर को देखने लगे। कितने लम्हे यूं ही सरक गए कि उसे नबील तो क्या शायद अपनी खबर भी नहीं थी। फिर सफ़े पलटते हुए सर ऊंचा किया तो ना सिर्फ उछल पड़ी बल्कि बुरी तरह सटपटा भी गई थी। नबील भाई, आप कब आए? हैरत है तुम्हें मेरी आमद का पता नहीं चला। नबील बिला इरादा जता गए। आप आए ही इतनी खामोशी से, उसने भी बेसाख्ता कहा, लेकिन फ़ौरन एहसास भी हो गया। नहीं, शायद मैं बहुत मगन थी। बहुत दिनों से देख रहा हूँ इतनी मगन हो कि अपने आसपास की कुछ खबर ही नहीं। कोई नई किताब हाथ आ गई है या किसी नई बात को पुरानी किताबों में ढूंढने लगी हो। नबील ने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा और मुस्कुराए भी। नहीं तो वो घबरा गई। मेरा मतलब है नई बात क्या हो सकती है, और किताब भी नई नहीं है। ये देखें, खुशबू, ज़रा खुशबू की तारीफ़ करो। नबील ने किताब उसके हाथ से लेते हुए कहा तो उसने निचला होंठ दांतों में दबाकर कुछ देर सोचने के बाद माजूरी जाहिर की। नहीं कर सकती, अलबत्ता महसूस कर सकती हूँ। नबील की नज़रें बज़ाहिर किताब पर थीं, लेकिन सारा ध्यान उसकी तरफ था। उसकी बात सुनकर कुछ बोले नहीं तो कदरे तवक्कुफ़ से वो उन्हें मतवज्जा करके पूछने लगी। नबील भाई, मधु ने आपसे कोई काम कहा था? नहीं, क्यों? नबील को जाने याद नहीं था या कसदन अनजान बनकर पूछा तो वो ज़रा से कंधे उचकाकर बोली, पता नहीं, वो कह रही थी कि आपने उसका काम नहीं किया, जब ही उससे कतरा रहे हैं। पागल है वो, जो काम उसने कहा है वो इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नबील ने नाराज़गी से कहा। ऐसा क्या काम है, मुझे बताएं। उसने आदत के मुताबिक फ़ौरन अपनी खिदमात पेश की। हाँ, तुम तो जैसे। नबील कुछ कहते कहते खामोश हो गए, फिर गहरी सांस खींचकर बोले, मधु बड़ी जल्दी बदगुमान हो जाती है, हालांकि मैं अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। किस बात की, मुझे भी तो बताएं। या मधु ने मना किया है आपको? उसने उलझ कर कहा। नहीं, उसने तो मना नहीं किया। नबील ने पुरसोच अंदाज में कहकर उसे देखा। फिर आप क्यों छुपा रहे हैं? बेवकूफ़, छुपा नहीं रहा, बस ये कि तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, इसलिए फ़िलहाल तुम्हें बताना नहीं चाहता। नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, वो फ़ौरन बोली थी। जल्दी से बताएं, क्योंकि आपने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया है, और जब तक मैं जान नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। कोई नई बात नहीं है, वही उसे शाह सिकंदर के बारे में जानने का दौरा पड़ा है। नबील ने बेहद सरसरी अंदाज में कहा तो वो नागवारी से बोली, अब और क्या जानना चाहती है वो? मम्मा ने सब बता तो दिया है, उनका अता पता तो नहीं बताया, और वही जानना चाहती है वो। नबील का अंदाज़ हनूस था, जिस पर वो चीख गई। यानी आपके नज़दीक ये कोई बात ही नहीं, और मज़ीद कोशिश भी कर रहे हैं अता पता मालूम करने की? उसके बाद क्या होगा ये सोचा है आपने? नबील खामोशी से उसे देखते रहे, बोले कुछ नहीं। नहीं नबील भाई, आप मधु का ये काम नहीं करेंगे। अगर मम्मा को मालूम हो गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये बात तो हमेशा आप मुझे और मधु को समझाते रहे हैं कि हमें मम्मा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहिए, फिर आप कैसे? वो बहुत दुख और तासुफ से बोल रही थी। नबील ने होंठ भींचकर गहरी सांस को बाहर आने से रोका था। कुछ दिन सुकून से गुजरते हैं, वो फिर कोई शोशा छोड़ देती है। शायद उसे सबको परेशान करके मज़ा आता है, कहीं वो सचमुच पागल तो नहीं है। नबील की खामोशी पर वो अपने आप बोलने लगी थी। मैं मम्मा से कहूँगी इसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। और नबील भाई, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, और वही देख रहा हूँ। नबील ने अपनी नशिस्त का अंदाज़ बदलते हुए कहा। तो क्या ये परेशानी की बात नहीं है? वो रुहासी हो गई। हाँ, अब रोना भी शुरू कर दो। नबील को जाने क्यों गुस्सा आ गया। मधु जैसे चली गई है ना शाह सिकंदर के पास, और अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगी। इसी बात से डरती हो ना तुम और पुप्पो भी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अगर जाएगी भी तो ज़्यादा दिन वहाँ रुक नहीं सकेगी।
اس لیے کہ وہ کسی ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس وہ ماحول کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہے، اور اس گھر میں تو پھر اس کی مرضی چل جاتی ہے کہ اس کا نہیں تو سب کو پھپھو کا خیال رہتا ہے، اور شاہ سکندر کے ہاں تو بالکل ہی برعکس ہوگا۔ پھر بتاؤ وہ کیسے رہے گی وہاں؟ آپ مدھو کی فیور کر رہے ہیں؟ وہ واقعی چکرا گئی تھی۔ نبیل نظریں چرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر کمرے کی طرف جاتے جاتے انہوں نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نبیل بھائی، اس نے عقب سے پکارا، لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے تو وہ سراسیما سی دیکھتی رہ گئی تھی۔ صبا، وہ ذرا مما کے کمرے سے نیلے رنگ کا شاپر ان کے پاس لے جاؤ، مدیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کہاں ہے مما؟ صباحت نے وارڈروب بند کر کے اسے دیکھا۔ نیچے مامی جی کے پاس، مدیہ بتا کر واش روم چلی گئی، اور کچھ دیر بعد نکلی تو صباحت موجود نہیں تھی۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں ٹیپ ریکارڈر آن کیا، پھر پردے برابر کر کے لیٹنا چاہتی تھی کہ فون کی بیل پر جھنجھلا گئی۔ بس خبر ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ میں لیٹنے جا رہی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ریسیور اٹھا کر خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ کون ہے؟ میں ہوں، احمر۔ ادھر سے احمر کی آواز سنتے ہی یکلخت اس کا موڈ بدل گیا۔ سوری، میں سمجھی پتہ نہیں کون۔ خیر چھوڑے، آپ کیسے ہیں؟ اور یہ اس وقت، میرا مطلب ہے آپ کے ہاں تو رات کا آخری پہر چل رہا ہوگا۔ ہاں، صبح دور نہیں ہے، اور میں نے سوچا چلو صبح کے آغاز سے پہلے تم سے معافی مانگ لوں، احمد نے کہا تو وہ قدرے متعجب ہوئی۔ کس بات کی؟ پھر فوراً ہی خود سے سمجھ کر کہنے لگی، اچھا وہ جو آپ نے الٹے سیدھے خط لکھے ہیں تو جناب ان کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم نہیں سمجھ رہی، احمد نے ٹوک دیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی تو جیسے چند ساعتوں کے لیے کائنات تھم گئی تھی۔ پھر احمد نے اچانک دھماکہ کر کے محشر برپا کر دیا تھا۔ سنو، میں یہاں شادی کر رہا ہوں۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی، جبکہ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہے، جیسے ہمیشہ معمولی سی زیادتی پر بھی احتجاج کرتی رہی ہے، ابھی بھی کرے۔ لیکن ایک تو اس کے حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا، دوسرے بے یقینی کے ساتھ یہ خیال کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہوگا مدھو، لیکن بہت جلدی تم اسے عام سی باتوں میں شمار کر کے بھلا بھی دو گی۔ ادھر احمد اپنی کہہ رہا تھا، تم شروع سے ایسی ہی ہو، کسی بات کو زیادہ دیر تک خود پر طاری نہیں رکھتی، پھر بھی میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ ہیلو، تم سن رہی ہو نا؟ اس نے دھندلائی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا، پھر آہستہ سے کریڈل پر رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو اس کے اندر ایک لاوا دہک رہا تھا۔ کوئی اور بات ہوتی تو کھڑے کھڑے سب کچھ تہس نہس کر دیتی، لیکن ٹھکرائے جانے کا دکھ کم، توہین کا احساس زیادہ تھا جو اسے فوری رد عمل سے باز رکھ رہا تھا، اور اندر دہکتی آگ چین بھی نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر واش روم کا رخ کیا اور کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ تم نے ٹھیک کہا احمد، میں کسی بات کو زیادہ دیر تک خود پر طاری نہیں رکھتی۔ اس نے تولیے سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے سوچا، پھر برش کرتے ہوئے وہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی۔ اس کے بعد کمرے سے نکلنے تک اس کے قدم بوجھل تھے، پھر تو جیسے بھوچال آ گیا۔ سیڑھیاں اترنے کے ساتھ چلانے بھی لگی تھی، مامی جی، سونیا آپی، زبردست خوشخبری ہے، کہاں ہیں سب لوگ؟ کیا لاٹری نکل آئی ہے؟ عمر نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ مامی جی کہاں ہیں؟ وہ انسنی کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر اماں جی کے کمرے میں، لیکن پہلے خوشخبری میں سنوں گا، جلدی بتاؤ، عمر نے کہا تو وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گئی اور اماں جی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، خواتینوں حضرات، میں آپ کے لیے زبردست خبر لائی ہوں، جسے سنتے ہی آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے۔ مدھو، آسیہ نے گردن موڑ کر اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ آپ سنیں تو مما، وہ آسیہ سے کہہ کر باری باری سب کو دیکھنے لگی تو عقب سے عمر اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر بولا، اب بتا بھی دو۔ ایسے کیا بتا دوں، پہلے مٹھائی وغیرہ لاؤ، اور ہاں ڈھولک بھی بجنی چاہیے، کیونکہ احمد بھائی وہاں شادی کر رہے ہیں۔ وہ واقعی کمال ضبط کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ آسیہ اور میمونہ بھابھی قدرے سناٹے میں آ کر اسے دیکھنے لگیں، جبکہ صباحت اور سونیا کے ہونٹوں سے چیخ نما آواز میں کیا نکلا تھا، اور اماں جی بس ایک لہجہ کو ٹھٹکیں، پھر اس پر بگڑ گئیں۔ باؤلی ہو گئی ہو کیا، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں جی، احمد بھائی نے ابھی فون پر بتایا ہے مجھے، اس نے زور دے کر کہا تو میمونہ بھابھی کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، کیا بتایا ہے اس نے؟ یہی کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ اچھا ہے نا ماں جی، اس گھر میں ایک انگریز لڑکی آ جائے گی جس کی آنکھیں نیلے سمندر جیسی ہوں گی، اور وہ بولتی جا رہی تھی، کھنکتی ہوئی آواز اور درمیان میں کہیں کہیں کھلکھلاتی ہنسی، جس نے سب کو دشتے حیرت میں دھکیل دیا تھا۔ عمر نے آہستہ سے اس کا بازو تھاما اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ابھی کال ملاؤ امریکہ کی اور پوچھ لو احمد بھائی سے، اس نے کہا تو عمر کچھ دیر بغور اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے پوچھنے لگا، اور کیا کہا بڑے بھائی نے؟ کچھ نہیں، بس یہی بتایا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ وہ عمر کی نظروں سے پگھلنے لگی تھی اندر ہی اندر۔ اور تم اسے خوشخبری کہہ رہی ہو؟ کیوں، یہ خوشی کی خبر نہیں ہے؟ اور یہاں سب
وہ ایک لہجہ کو خاموش ہوئی، پھر اچانک سمجھنے کا اظہار کرتی ہوئی کہنے لگی، اچھا اب سمجھی، سب کو میری خوشی پر حیرت ہو رہی ہے، یہی بات ہے نا؟ چلو تو میں اداس سی شکل بنا لیتی ہوں، کہو تو آنکھوں میں آنسو بھی بھر لوں، لیکن یہ ہے بہت مشکل کام، اور تم تو جانتے ہو میں کتنی سہل پسند ہوں۔ عمر خاموشی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتا رہا، پیشانی سے ہونٹوں تک کہیں سے تو پتہ چلے کہ کوئی قیامت بیتی ہے، لیکن وہ مدیحہ تھی، بات پہ بات قیامت برپا کر سکتی تھی تو چھپا بھی سکتی تھی۔ بڑی روانی سے بول کر عمر کو یوں دیکھنے لگی جیسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تبھی صباحت اور سونیا اماں جی کے کمرے سے نکلی اور ان دونوں کو خاموش کھڑے دیکھ کر سونیا تیزی سے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا پھر احمر بھائی کا فون آیا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ وہ سونیا کی طرف گھوم کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سچ بتاؤ مدھو، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ یا ہو سکتا ہے احمر بھائی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہو؟ سونیا اس کا کیوں نظر انداز کر کے کہنے لگی، اگر سچ مچ ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ یہاں امی کو فون کرتے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، عمر فوراً تائید کرتے ہوئے بولا، یہ بڑے بھائی کی شرارت ہے، ضرور مدھو نے خط میں انہیں کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہوگی جس کے جواب میں انہوں نے ایسا مذاق کیا۔ جی نہیں، وہ بہت سنجیدہ تھے، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر صباحت کو دیکھا تو وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، خیر جو بھی حقیقت ہے وہ ماموں جی آ کر معلوم کر لیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مدیحہ ہنستی ہوئی بولی، پھر صباحت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ بڑے صبر آزما لمحات تھے، خلیل بھائی کال بک کروا کر ٹیلی فون پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ابا جی، اماں جی، میمونہ بھابی، نبیل اور آسیہ بھی وہیں موجود تھے۔ اس کے باوجود کمرے میں گہرا سکوت تھا جسے فون کی بیل نہیں توڑا۔ ہیلو، خلیل بھائی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہاں احمر، کیسے ہو بیٹا؟ یہاں سب ٹھیک ہیں، تم بتاؤ شام میں فون کیا تھا تم نے، مدھو سے کیا کہا تھا؟ مدھو بالکل ٹھیک ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ وجہ؟ ادھر سے احمد جو کچھ کہہ رہا تھا خلیل بھائی بظاہر بڑے سکون سے سن رہے تھے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں جی سے صبر نہیں ہو سکا، ان کا بازو ہلا کر پوچھا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے اور احمد سے بولے، لیکن تم نے یہاں کا کیوں نہیں سوچا؟ میں تمہاری پھپھو کو کیا جواب دوں گا؟ تمہارے کہنے پر ہم نے تمہاری نسبت طے کی تھی، کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی تمہارے ساتھ، اور تم بالکل غلط کہہ رہے ہو، گرین کارڈ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسے مسائل نہیں۔ ہیلو ہیلو، شاید لائن کٹ گئی تھی، خلیل بھائی نے مایوس ہو کر ریسیور پٹک دیا، پھر دکھ سے بولے تھے، مجھے احمد سے ایسی امید نہیں تھی۔ تو کیا؟ میمونہ بھابی اسی قدر کہہ سکیں اور پھر رونے لگیں۔ بھابی یہ کیا کر رہی ہیں؟ آسیہ نے فوراً ٹوک کر ان کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لیا، پھر اپنے تئیں انہیں تسلی دینے لگی۔ احمد نادان نہیں ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، کچھ اچھا سوچ کر ہی اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ اچھا سوچ کر؟ اور یہاں منگنی کیا سوچ کر کی تھی اس نے؟ اس وقت بھی نادان تو نہیں تھا جو اسے اپنی نادانی کہہ سکے۔ خلیل بھائی کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ بہت شرمندہ کیا ہے اس نے ہمیں، میمونہ بھابی نے آسیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے بھابی یہ سب نہیں کریں، آسیہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، اس گھر کے سارے دکھ سکھ ہم نے ساتھ سہے ہیں۔ آسیہ ٹھیک کہتی ہے دلہن، ابا جی تائید کرتے ہوئے میمونہ بھابی سے کہنے لگے، تمہیں اس کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احمد جیسے تمہارا بیٹا ہے ویسے آسیہ کا، اس کے اس اقدام پر تم دونوں کا رد عمل ایک ہونا چاہیے، کسی نئے رشتے کو درمیان میں لا کر فاصلے مت پیدا کرو، پھر یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، مدھو اور احمد کا جوڑ نہیں لکھا ہوگا اور شاید اسی میں بہتری ہوگی۔ شاید، آسیہ نے دکھ سے سوچا، پھر موضوع بدلنے کی خاطر خاموش بیٹھے نبیل کو دیکھ کر پوچھنے لگی، بیٹا آج چھٹی کے دن تم کہاں چلے گئے تھے؟ جی مجھ سے کچھ کہا؟ نبیل نے چونک کر دیکھا۔ کہاں رہے سارا دن؟ اس بار ابا جی نے پوچھا۔ ڈیڈی کی طرف چلا گیا تھا، دوپہر تک وہاں رہا، اس کے بعد ڈیفینس ایک دوست کے پاس، وہ بتا کر اٹھ کھڑے ہوئے، چلیں پھپھو، بوا نے کھانا لگا دیا ہوگا۔ ہاں چلو، اور بھابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں اٹھیں، آپ بھی کھانا وغیرہ کھائیں۔ آسیہ نے اٹھتے ہوئے میمونہ بھابی کو بھی ساتھ کھڑا کیا، پھر کمرے سے نکل کر نبیل کے ساتھ اوپر آ گئی۔ بوا کھانا لگا رہی تھیں جبکہ مدیحہ اور صباحت ٹی وی کے سامنے بیٹھی بڑے انہماک سے ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ مدھو آؤ بیٹا کھانا کھا لو، آسیہ نے بالکل غیر ارادی طور پر صرف مدیحہ کو پکارا، شاید اس لیے کہ اس کا ذہن مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بس 2 منٹ مما، اینڈ دیکھ لوں۔ مدیحہ نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، تبھی اسکرین بلیک ہو گئی، پھر بقیہ خبر نامے کے بعد، لو ہو گیا اینڈ۔ صباحت اسے چھیڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کتنا بور کرنے لگے ہیں یہ ٹی وی والے، پورے 10 منٹ ہیں 9 بجنے میں اور ڈرامہ دیکھنا 2 منٹ کا رہ گیا ہوگا۔ مدیحہ نے چنچلا کر ٹی وی بند کر دیا، پھر ہاتھ دھونے کے بعد ٹیبل پر آ کر بیٹھی اور آسیہ کو دیکھ کر کہنے لگی، احمد بھائی سے بات ہو گئی آپ کی؟ میں نے سچ کہا تھا نا؟ چلو کھانا کھاؤ۔ آسیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آیا اسے احساس نہیں ہے یا پوز کر رہی ہے۔
वाकई मामा, आपकी बात हुई है अहमर भाई से? क्या कहा उन्होंने? सबाहत ने पूछा तो आसिया को एकदम गुस्सा आ गया। कुछ नहीं कहा उसने। तुम दोनों को फजूल बातें करने की आदत हो गई है। खाने के वक्त भी खामोश नहीं रह सकती। और तुम्हें इससे क्या, अहमद ने शादी की है या नहीं? हाँ, हमें क्या। मदिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए, फिर सबाहत को कोहनी मारकर अपनी प्लेट पर झुक गई। नबील कुछ हैरत से देख रहे थे। मदिया की लापरवाही पर मजीद मुताज्जब हुए और फिर खाने के दौरान बार बार उसे देखते रहे। उस वक्त जब मदिया ने नीचे जाकर सबको खुशखबरी सुनाई थी वो मौजूद नहीं थे, तभी अब हैरान हो रहे थे। सबाहत और मदिया पहले खाना ख़त्म करके उठ गईं, तब वो आसिया को मतवज्जा करके पूछने लगे, पुप्पो, क्या मधु को पहले से मालूम था वो अहमर की शादी का? हाँ, शाम में अहमर का फ़ोन आया था, उसी ने अटेंड किया था और पता नहीं इसने किस अंदाज से इसे बताया कि खुशी से भागती हुई आई थी। बाकायदा सबको खुशखबरी सुनाई। आसिया सोचते हुए अंदाज में बोल रही थी, इतनी नादान तो नहीं है जो इसे एहसास ना हो, या फिर कुछ ज़्यादा समझदार हो गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है? नबील की समझ में नहीं आया क्या कहें, इसलिए बस सर हिलाकर रह गए। चलो ये भी अच्छा है कि उसने महसूस नहीं किया, क्योंकि अहमद ने अच्छा नहीं किया, मगर हम क्या कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अच्छा हुआ उसने इसी वक्त ये कदम उठा लिया। अगर शादी के बाद। आसिया ने अचानक किसी ख्याल से झरझरी ली थी, फिर नबील की तरफ देखे बगैर उठकर चली गई। नबील को आसिया का जाना गनीमत लगा, वरना उन्हें उठने के लिए कोई तदबीर करनी पड़ती, जो कि इस वक्त बहुत मुश्किल थी। शायद ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते ही इसलिए हैं कि इंसान अपनी औकात पहचान ले कि वो कितना बेबस है। नबील ज़िंदगी के फ़लसफ़े में उलझने लगे थे कि सबाहत ने दबे पाँव आकर बहुत धीरे से उन्हें पुकारा, नबील भाई। नबील बुरी तरह चौंके थे। आप अभी तक यहीं बैठे हैं? क्या बुआ से मज़ीद किसी डिश की फरमाइश करनी है? सबाहत ने उनके सामने से बर्तन उठाते हुए पूछा। डिश तो नहीं, अलबत्ता चाय की फरमाइश तुमसे करूँगा, और सुनो, चाय ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। वो कहते हुए उठ खड़े हुए, फिर अपने कमरे में आकर बैठे और अहमर के बारे में सोचने लगे। सबकी तरह उनका जहन भी इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा था कि अहमर वहाँ शादी कर सकता है, लेकिन जुटलाया यूँ नहीं जा सकता था कि अपने बारे में ये इतला खुद अहमर ने दी थी, जिसके मिजाज में कोई रंगीनी नहीं थी, जिसकी बिना पर कहा जाता था कि वो तो था ही ऐसा। बल्कि उसकी तारीफ़ तो ये थी कि वो शुरू से खासा समझदार और ज़िम्मेदार लड़का था, इसलिए उसकी यह हमाकत समझ में नहीं आ रही थी। नबील भाई, चाय। सबाहत ने उन्हें मतवज्जा करके कप थमाया था। सुनो, वो मधु क्या कर रही है? उन्होंने चाय का सिप लेकर पूछा तो सबाहत बैठते हुए खासी बेदिली से बोली, सो रही है। इतनी जल्दी? वो हैरान हुए। अभी तो 10 भी नहीं बजे, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ, कह रही थी, सब मुझे देखकर हैरान हो रहे हैं, जैसे मैं कोई अजूबा हो गई हूँ। सबाहत मदिया की बात दोहराकर हंसी, फिर कहने लगी, मुझे तो लगता है मधु और अहमर भाई ने मिलकर कोई साजिश की है और हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना? पता नहीं। नबील का अंदाज ना समझने वाला था। क्यों? मधु के इत्मीनान से पता नहीं चल रहा? इतनी बड़ी बात पर अगर वो हंगामा खड़ा ना करती तब भी मुझसे तो ज़रूर कुछ कहती। जैसे अहमर भाई के जाने के दिनों में उदास थी तो मुझसे इसने कहा था कि अहमर के जाने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और आज तो उसने ये तक नहीं कहा कि अहमर ने अच्छा नहीं किया। सबाहत ने कहा तो नबील कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर कहने लगे, चलो तुम अपने जहन पर ज़्यादा बोझ मत डालो और जाकर सो जाओ, मुझे सुबह के लिए लेक्चर तैयार करना है। आप भी ना बस। वो मुंह फुलाकर उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाती हुई चली गई। नबील ने चाय का कप खाली करके रखा, फिर ट्यूबलाइट ऑफ करके अपने राइटिंग टेबल पर आकर टेबल लैंप ऑन करके सामने फ़ाइल खोल ली। लेकिन कितनी देर बाद भी सफ़े सादा के सादा थे, बिल्कुल उनके जहन की तरह, जिसमें कोई सोच समा ही नहीं रही थी। अलबत्ता नज़रों के सामने से जाने कब कब के वाक़यात यूं ही गुजर रहे थे जैसे अभी कल की बात हो। यहाँ तक कि एक ही नुक्ते पर मरकूज़ रहकर उनकी आंखों में जलन होने लगी तो एक लहजा को उन्होंने आंखें बंद कर लीं, फिर खोलीं तो जैसे तवील नींद से बेदार हुए हों। कुछ हैरान होकर अपनी उंगलियों में दबे पेन को देखा, फिर उसे रखने के साथ टेबल लैंप भी ऑफ कर दिया। चेयर की बैग पर सर रखकर मदिया के बारे में सोचने लगे कि उसे वाकई एहसास नहीं, या बकौल आसिया की कुछ ज़्यादा समझदार हो गई है। और अभी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे कि हल्की सी आहट ने उनकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने टेबल लैंप ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर किसी ख्याल के तहत रुक गए और बहुत एहतियात से, बिना कोई आहट के अपनी जगह से उठकर खिड़की के करीब आकर उसी एहतियात से बाहर झांका तो सितारों की मध्यम रोशनी में एक हैवला सा नज़र आया जिसमें कोई हरकत नहीं थी। मदिया, कुछ देर गौर से देखने के बाद जहाँ उनके होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की, वहाँ दिल पर चोट सी पड़ी थी कि ये वो लड़की थी जो छीन लेना जानती थी और कभी अपनी इस हरकत पर नादिम भी नहीं होती थी। वो अब किस बुरी तरह रो रही थी, शायद अपनी बेबसी पर या शायद अहमर की बेवफाई पर।
جانے کیا بات تھی جو وہ ہمیشہ کی طرح چیخ چیخ کر احتجاج کرنے کے بجائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی، جو براہ راست ان کے دل پر گرنے لگے تھے۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکے، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا انہیں سامنے دیکھ کر بے قابو ہو سکتی تھی، اور رات کے اس پہر وہ کس سے کیا کہتے، یہی سوچ کر وہ بہت خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹے تو ان کا دل اس کے آنسوؤں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ علی جہانگیر آج جتنی جلدی گھر جانا چاہتا تھا اتنی ہی آفس میں دیر ہو گئی تھی۔ پھر گھر آتے آتے 9 بج گئے تھے۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی اس نے رابعہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور لاؤنج میں آیا تو وہ کوئی غیر ملکی چینل دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کی آواز پتہ نہیں سنی نہیں یا جان بوجھ کر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر ٹی وی کا پلگ ہی کھینچ دیا، تب وہ چیخ پڑی، کیا کر رہے ہیں بھائی، لگائیں نا۔ شٹ اپ، اس نے قدرے غصہ دکھا کر اسے خاموش کر دیا۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، امی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، رابعہ کی روٹھی ہوئی آواز آئی۔ خیریت؟ اس نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی؟ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ اصل میں تو آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں تفصیل سے اس وقت بتاؤں گی جب آپ ٹی وی آن کریں گے، رابعہ نے فوراً سمجھ کر کہا تو اس نے پھر پیشانی پر شکنیں ڈال لیں۔ بالکل نہیں، ہر وقت ٹی وی، کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں؟ کیوں نہیں، آپ کے کام سے گئی تو تھی امی کے ساتھ، بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو بیمار ظاہر کرنا، پھر ڈاکٹر آسیہ کا لیکچر سننا، لیکن آج تو وہ خود مریض لگ رہی تھی۔ رابعہ نہ بتانے کا کہہ کر بھی بتانے لگی تھی اور کچھ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ امی کی باتوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی اور فوراً نسخہ لکھ کر ہاتھ میں تھما دیا۔ اس سے یہ کیسے سمجھ لیا تم نے کہ وہ پریشان تھیں؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا، پھر بار بار بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سر کو جھٹکا دے رہی تھی، جیسے کسی پریشانی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ رابعہ نے باقاعدہ آسیہ کی طرح کر کے دکھایا تو انداز سے وہ کچھ بے چین سا ہو گیا، اور اسی سوچتے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم نے نہیں پوچھا، کیونکہ ابھی اتنی زیادہ جان پہچان تو نہیں ہوئی ان سے۔ رابعہ نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر کہا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا تم کھانا لگواؤ، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ رابعہ نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی، وہیں سے کرم دین کو پکار کر کھانا لگانے کو کہہ دیا۔ علی جہانگیر کا ذہن آسیہ کی پریشانی کو سوچتے ہوئے صباحت تک جا پہنچا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آسیہ پریشان ہے۔ چینج کرتے ہوئے اور پھر کھانے کے دوران بھی وہ مسلسل قیاس کرتا رہا۔ کتنی باتیں تھیں اور ہر بات کے اختتام پر سوال یا نشان، جس سے اس کی بے چینی سوا ہو گئی۔ تب جلدی سے کھانا ختم کر کے وہ رابعہ کو اشارہ کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد رابعہ اس کے پیچھے آئی تو وہ فوراً ٹیلی فون سیٹ اپنے قریب کھینچ کر بولا، یہاں آؤ، ذرا صباحت کو بلا دو، اور اگر فون صباحت نے ہی ریسیو کیا تو کسے بلانا ہے؟ رابعہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی، لیکن اس نے انسنی کر کے ریسیور اسے تھمایا، پھر نمبر ڈائل کر کے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف مدیہ تھی۔ ہیلو صباحت، میں ہوں رابعہ۔ رابعہ آواز سے دھوکہ کھا کر جتنی خوش ہو کر بولی، ادھر سے اتنا ہی تلخ لہجہ تھا، لیکن میں صباحت نہیں ہوں۔ پھر پلیز صباحت کو بلا دیں۔ رابعہ قدرے بوکھلا گئی تھی۔ ادھر سے ریسیور پٹکنے کی آواز آئی تو رابعہ نے ناگواری سے ریسیور کو گھورا، پھر علی جہانگیر کو دیکھ کر بولی، پتہ نہیں کون پاگل ہے، لاؤ مجھے دو۔ علی جہانگیر نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا، تبھی ادھر سے صباحت نے ریسیور اٹھایا تھا۔ جی کون؟ علی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ صباحت کی آواز بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے رابعہ کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس سے کہنے لگا، بہت دنوں سے آپ نے فون نہیں کیا تو میں نے سوچا میں ہی آپ کی خیریت معلوم کر لوں۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی۔ صباحت کے مختصر جواب پر وہ چڑ گیا۔ جی، آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس شدت سے آپ کے فون کا انتظار کرتا ہوں؟ کیا کرتی رہتی ہیں سارا وقت آپ؟ اتنا نہیں ہو سکتا کہ… علی پلیز اس طرح بات نہیں کریں۔ اس کے عاجزی سے ٹوکنے پر وہ ہونٹ بھینچ گیا، پھر ایک لمحے کے توقف سے گہری سانس کھینچ کر بولا، آئی ایم سوری۔ ایک تو آپ… خیر چھوڑیں، یہ بتائیں لائبریری کب جا رہی ہیں؟ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں، اور اگر میں کہوں کل کا پروگرام رکھ لیں؟ نہیں، اور پلیز اصرار نہیں کیجیے گا کیونکہ آج کل مما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گی۔ صباحت نے منع کرنے کے ساتھ سبب بتایا تو وہ جو یہی جاننا چاہتا تھا بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا، کیا ہوا آپ کی مما کو؟ بس وہ میری سسٹر… وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آپ کی سسٹر بھی ہیں؟ اس نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تو ادھر وہ ہنس پڑی، کیوں، کیا میری بہن نہیں ہو سکتی؟ سگی؟ وہ ابھی بھی حیران تھا، جس پر وہ محظوظ ہو کر بولی، نہیں سوتیلی۔ تو کیا… وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گیا، غالباً پوچھنے جا رہا تھا کہ آسیہ نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن فوراً احساس ہونے پر خاموش ہو گیا، اور پھر فوراً بات بھی بنا گیا،
ابھی شاید آپ کی سسٹر نے ہی فون ریسیو کیا تھا۔ جی کوئی بدتمیزی تو نہیں کی اس نے؟ مجھ سے تو بات نہیں ہوئی، رابعہ بات کر رہی تھی اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کیوں، کیا بہت بدتمیز ہے؟ اس نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ نہیں بس موڈی ہے۔ تو اس موڈی کی وجہ سے آپ کی مما کا موڈ آف ہے؟ ہاں بس۔ چلیں تو جب ان کا موڈ ٹھیک ہو تب آپ خود مجھے کال کیجیے گا اور اس میں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ اللہ حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ آسیہ واقعی مدیحہ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی، جو اپنی تلخ کلامی، طنزیہ جملوں اور حرکتوں سے سارے گھر کا ماحول خراب کرنے پر تل گئی تھی۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی اور اب تو اور بد لحاظ ہو گئی تھی۔ غالباً احمر کی بے وفائی کا بدلہ وہ اس طرح لے رہی تھی کہ میمونہ بھابھی کو بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آتے جاتے کبھی ان پر طنز کرتی اور کبھی بظاہر ہمدرد بن کر انہیں مشورہ دیتی کہ سونیا آپی کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لے، کیونکہ اشر بھائی بھی باہر گئے ہوئے ہیں، کیا پتہ وہیں سے میم لے آئیں اور بیچاری میمونہ بھابھی چور سی بن جاتی۔ حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا، پھر بھی سب اس کے سامنے مجرم بنے ہوئے تھے۔ اور آسیہ نے زندگی اسی گھر میں گزاری تھی، کبھی میمونہ بھابھی کے ساتھ تلخ کلامی تو کیا اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور کسی رنجش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نند بھاوج والا رشتہ تو لگتا ہی نہیں تھا۔ حقیقتاً سگی بہنوں سے بڑھ کر محبت ملی تھی اسے میمونہ بھابھی کی طرف سے، اور ایسی محبت کرنے والی شفیق خاتون کے ساتھ مدیحہ کی بدتمیزیوں پر اس کی پریشانی فطری تھی۔ گو کہ میمونہ بھابھی اس سے کہہ چکی تھی کہ وہ مدیحہ کی باتوں کا برا نہیں مانتی، اسے حق ہے یہ سب کہنے کا، لیکن آسیہ کے نزدیک یہ اس کا حق نہیں بلکہ اس کی طرف سے ناحق زیادتی تھی جو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور آسیہ اس وقت سے خائف تھی کہ ادھر برداشت کی حد ختم ہو گئی تو پھر عمر بھر کی محبتیں مٹی میں مل جائیں گی، اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مدیحہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اور اسے باز رکھنے کے لیے آسیہ نے اپنا ہر حربہ آزما ڈالا، نرمی سے، پیار سے، غصے سے، یہاں تک کہ خود کو اس کے سامنے بہت عاجز اور مجبور بھی ظاہر کیا، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور اس وقت تو آسیہ نے جیسے ہار مان کر اس سے پوچھا تھا، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو آخر؟ میں کچھ نہیں چاہتی مما۔ ہاں اگر آپ مجھ سے اتنی تنگ ہیں تو مجھے میرے باپ کے پاس بھیج دیں۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر آسیہ کچھ دیر کو سناٹے میں آ گئی تھی۔ صباحت نے سہم کر نبیل کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ باپ تمہیں اپنے پاس رکھ لے گا؟ سناٹے سے نکل کر آسیہ نے خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے پوچھا تو وہ یقین سے بولی، انکار بھی نہیں کریں گے۔ یہ محض تمہارا خیال ہے مدو۔ اس شخص کو اگر تم سے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو وہ پہلے تمہیں مجھ سے چھین کر لے جا سکتا تھا، اور نہ لے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے دل میں اور گھر میں کبھی کہیں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تم اتنی نادان نہیں ہو جو سمجھ نہ سکو، اپنے دل سے یہ خیال نکال دو ورنہ۔ آسیہ کا ضبط جواب دینے لگا تھا جب ہی تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر کے بیڈ پر ڈھہ گئی، اور کتنی دیر سیدھی لیٹی چھت پر گھورتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں میں سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں، جبکہ ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ پھپھو، دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ نبیل نے پکارا۔ دوسری اور پھر تیسری بار، تب پہلے ان کی آنکھوں میں حرکت ہوئی، پھر اٹھ کر سست روی سے جا کر دروازہ کھولا تو نبیل نے تشویش سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا پھپھو؟ ہاں، اس نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر سامنے سے ہٹ کر نبیل کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ بہت پریشان کرنے لگی ہے مدھو آپ کو، نبیل نے اندر آتے ہوئے بس یوں ہی کہہ دیا۔ کتنا بھی پریشان کرے میں اسے شاہ سکندر کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ یہ بات تم اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تنفر سے کہتی ہوئی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، وہ خود سمجھتی ہے، آپ بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، نبیل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ جب سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ سے کوئی ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو سنگین مذاق کیا ہے احمد نے، اس پر اس کا یہی رد عمل ہو سکتا ہے۔ دھیرج سے کہتے ہوئے نبیل کی نظروں میں اس رات کی مدیحہ تھی جو خود کو بہت مضبوط پوز کرتے کرتے شاید تھک گئی تھی، جو سب سے چھپ کر رات کی تاریکی میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ لیکن بیٹا احمد کے اس فعل میں یہاں کا کوئی فرد شریک نہیں ہے، یہ وہ بھی جانتی ہے، پھر کیوں؟ کیا کرے وہ؟ احمد سامنے نہیں ہے اس لیے اس کے گھر والے نشانہ بن رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، کچھ دنوں کے لیے اسے شکیل چچا کے پاس اسلام آباد بھیج دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نبیل کے مشورے پر وہ کچھ دیر غور کرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، یہ ٹھیک کہا تم نے، لیکن تم کچھ مت کرنا، اس سے کچھ مت کہنا، کیونکہ ہمارے کہنے پر وہ کبھی نہیں جائے گی۔
मैं आज रात में शकील भाई को फ़ोन करके उन्हें सारी बात बताकर कहूँगी कि वो खुद आकर उसे ले जाएं। हाँ, मधु के लिए भी यही बेहतर है। माहौल के साथ आबो हवा की तब्दीली उस पर अच्छा असर डालेगी। नबील उठते हुए बोले, चले अब आप आराम करें। आराम का वक्त नहीं है बेटा, क्लिनिक जाना है। आसिया ने घड़ी देखते हुए कहा। फिर नबील के जाते ही वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम का रुख किया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो तैयार होकर क्लिनिक जाने के लिए निकली तब भी वो मुस्तरब थी। मदिया को इस्लामाबाद भेजना ठीक भी लग रहा था और उसकी आदत और मिजाज की वजह से परेशान भी थी, क्योंकि शकील भाई ज़िंदगी में डिसिप्लिन के कायल, जबकि मदिया का मिजाज ही अलग था। अपने हर अमल में आज़ाद और किसी किस्म की कोई पाबंदी उससे बर्दाश्त ही नहीं होती थी और न घर के काम काज से उसे कोई दिलचस्पी थी। अब पता नहीं मधु वहाँ कितने दिन रह सकेगी और कहीं शकील भाई और सीमा भाभी के लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दें। मुनासिब स्पीड से ड्राइव करते हुए उसका जहन मुसलसल इन्हीं सोचों में घिरा हुआ था। रास्ते पर नज़र तो थी लेकिन क्लिनिक की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अपनी सोचों में बहुत आगे तक निकल गई। जब सिग्नल पर गाड़ी रोकी तब एहसास हुआ कि क्लिनिक तो पीछे रह गया। अपनी बेखबरी पर कुटती हुई सिग्नल खुलने पर गाड़ी स्पीड से भगाकर राउंड अबाउट से दूसरी सड़क पर आई थी कि रोड क्रॉस करती हुई एक औरत अचानक सामने आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। और यह भी अच्छा हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई और दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा, जबकि हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। कितनी देर उसे खुद पर काबू पाने में लगी। उसके बाद एक और मुसीबत कि गाड़ी स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। बार बार कोशिश करके वो थक गई तो नीचे उतरकर रिक्शा की तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। तभी वाइट पजेरो उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब उसे मुखातिब किया गया तब चौंक कर देखने लगी। चेहरा कुछ शनासा था। ज़रा सा जहन पर जोर दिया तो नाम भी याद आ गया। वो राबिया थी। बड़े खलूस से कह रही थी, डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगी आप, आइए हम ड्रॉप कर देंगे। आसिया ने बिला इरादा ज़रा सा झुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे अली जहांगीर को देखा। फिर राबिया की तरफ मतवज्जा होकर बोली, नो प्रॉब्लम बेटा, बस यहीं क्लिनिक जाना है, हम उसी रास्ते पर तो जा रहे हैं, आइए प्लीज़। राबिया ने उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके बोली, असल में मेरी गाड़ी। ओह गॉड, एक्सीडेंट हुआ है क्या? राबिया ने फ़ौरन पूछा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर तरह से बचत हो गई, बस इसमें कुछ ख़राबी हो गई है। क्लिनिक से वर्कशॉप फ़ोन कर दूंगी, वहाँ से कोई मैकेनिक आ जाएगा। फिर तो आपको जल्दी क्लिनिक पहुँचना चाहिए, राबिया ने इस अंदाज से कहा जैसे उसे जल्द वही पहुँचा सकती है, और साथ उसे बैठने का इशारा भी किया तो उसने मज़ीद पसोपेश नहीं की। ये मेरे भाई हैं। राबिया उसके साथ बैठते ही अली जहांगीर का तारुफ करवाने लगी। फ़िलहाल एसी हैं, इंशाल्लाह जल्दी प्रमोट होकर डीसी कहलाएंगे। माशाअल्लाह। अली जहांगीर पर नज़र डालते हुए आसिया के होंठों से बेइख्तियार निकला था। और जब ये डीसी हो जाएंगे तब मैं अपने फ्रेंड्स की शानदार सी दावत करूँगी, आप भी आइएगा, आएंगी ना? राबिया को हकीकतन मौका मिल गया था। मैं तुम्हारी फ्रेंड्स में तो शामिल नहीं हो सकती बेटा। आसिया मना नहीं कर सकी तो हामी भी नहीं भरी। उनकी मदर्स भी होंगी और उनमें तो आप शामिल हो सकती हैं। मैं आपको स्पेशली इनवाइट करूंगी और अगर आप नहीं आई तो मैं पार्टी ही कैंसिल कर दूंगी। राबिया के पुरजोश अंदाज पर वो ज़रा सा मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि अली जहांगीर ने उसके क्लिनिक के सामने गाड़ी रोक दी थी। ओके बेटा, थैंक यू। वो राबिया के मज़ीद इसरार से पहले ही शुक्रिया अदा करके उतर आई। फिर उसी रात आसिया ने शकील भाई को फ़ोन करके उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करने के साथ मदिया को ले जाने को कहा तो शकील भाई ने ना सिर्फ फ़ौरन हामी भर ली बल्कि 2 दिन बाद आ भी गए थे। एक तो उन्हें वाकई आसिया का ख्याल था, दूसरे कुछ अपनी गर्ज भी थी कि समीना की शादी और अहमर के बाहर जाने से खसूसन सीमा भाभी भी बहुत अकेली हो गई थी। वो खुद सारा दिन तो ऑफिस में होते, लेकिन शाम में वापसी पर वो भी महसूस करते थे, इसलिए पहली फुर्सत में आ पहुँचे थे। शाम का वक्त था। उस वक्त आसिया घर पर नहीं थी और शकील भाई ने अम्मा जी और अब्बा जी तक से आसिया के फ़ोन का जिक्र नहीं किया। इसके बरक्स जैसे पहले ऑफिस टूर पर एक आध दिन के लिए आया करते थे, अभी भी ऐसा ही जाहिर किया था। वो अब्बा जी के पास उनके कमरे में ही बैठे थे। बारी बारी सब आकर उन्हें सलाम करके जा चुके थे। सबाहत के साथ मदिया भी आई थी, यूँ जैसे ज़बरदस्ती लाई गई हो, और वाकई सबाहत उसे ज़बरदस्ती लाई थी। बेटा, आपकी मामी जी आपको बहुत याद करती हैं, शकील भाई मदिया के लठ मारने वाले अंदाज में सलाम का जवाब देकर कहने लगे। कह रही थी मदिया की छुट्टियां हो गई हों तो उसे ले आइएगा, चलोगी? अभी छुट्टियां नहीं हुई और होंगे भी तो मम्मा नहीं जाने देंगी। मदिया का रूठा हुआ लहजा सबसे नाराज़गी जाहिर कर रहा था। क्यों नहीं जाने देंगी भाई? आप कहो तो मैं अभी आपको साथ ले चलूँ। आसिया मना करके तो देखे। उन्होंने उसे अपनायत का एहसास देकर कहा तो उससे पहले सबाहत बोल पड़ी। अभी नहीं मामू जी, इम्तिहानों के बाद ले जाइएगा उसे। देख लीजिए, एतराज़ अभी से शुरू हो गया।
मदिया ने यूं सर झटका जैसे उसे सबाहत की मुदाखलत सख्त नागवार गुजरी हो। मैं कोई एतराज़ कोई उज़र नहीं सुन रहा, सबा का ना आसिया का। चलो आप तैयारी करो, सुबह की फ़्लाइट से आपको मेरे साथ जाना है। सचमुच मामू जी, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मदिया की खुशी में बेयकीनी भी थी। मम्मा मना करेंगी तब भी उनके यकीन दिलाने पर उसने गर्दन अकड़ाकर सबाहत को देखा जैसे अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर भागती हुई ऊपर आई और उसी वक्त अलमारी में से अपने कपड़े निकाल कर बेड पर फेंकने लगी। ये क्या कर रही हो? कुछ देर बाद सबाहत कमरे में दाखिल हुई और समझने के बावजूद टोक गई। तैयारी, तुम जल्दी से सूटकेस खाली कर दो। वो अपने काम में मसरूफ़ रहकर बोली। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन बेहतर यह है पहले तुम मम्मा से पूछ लो। सबाहत ने बढ़कर खिड़की से पर्दे समेटते हुए कहा। मामू जी पूछेंगे, मुझे तो वो साफ मना कर देंगी। ठीक मना करेंगी, इधर इम्तिहानों में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मम्मा तुम्हारे भले ही की बात करती हैं। सबाहत ने धीरे से उसे समझाना शुरू किया था कि वो खटाक से अलमारी बंद करके उसकी तरफ पलटकर हाथ जोड़ते हुए बोली, बस रहने दो, बहुत हो गया मेरा भला, अब कुछ पूरा हो जाने दो। अल्लाह ना करे जो कुछ पूरा हो, तुम्हारे साथ तो बात करना ही फजूल है। सबाहत बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई तो वो सर झटक कर खुद ही सूटकेस उतारकर खाली करने में लग गई। आसिया अपने वक्त पर क्लिनिक से लौटी तो कुछ देर नीचे ही बैठी, फिर शकील भाई के साथ ऊपर आई थी, जिससे मदिया और इत्मीनान से हो गई कि उसे आसिया से अपने जाने के मुतालिक बात नहीं करनी पड़ेगी, वरना सारी बेनियाजी के बाद भी वो अंदर से खौफ थी। अगर उसे मालूम हो जाता कि आसिया खुद उसे भेज रही है तो यकीनन उसकी ज़िद में वो खुद जाने से मना कर देती। और आसिया ज़ाहिर है उसकी माँ थी, उसे अच्छी तरह समझती थी, जभी तो उसे शुबा भी नहीं होने दिया था। उसके सामने शकील भाई के साथ कितनी बहस के बाद उसे भेजने पर रजामंद हुई थी।